नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा लोकसभा चुनाव की समीक्षा आयोजित की गई। हरियाणा के सभी पार्टी जिलाध्यक्षों ने शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा और सरकार की योजनाओं पर मंथन हुआ। बैठक के बाद सिरसा जिला अध्यक्ष नताशा सिहाग का बयान सामने आया है। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से पहुंचाने और नई जन कल्याण योजनाएं शुरू करने पर बात हुई। बैठक में सभी विधानसभा सीट, पीआर अलग अलग मंथन किया गया और कौन सी सीट ज्यादा मजबूत है, किस सीट पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस पर भी मंथन हुआ। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। बैठक में चुनाव के बाद जो परिणाम है उन पर समीक्षा हुई है और आगामी जो कार्यक्रम है संगठन के, पार्टी के, उसके बारे में चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। सर, कई जिला अध्यक्षों की ओर से शिकायतें भी की गई है कि बीजेपी कैंडिडेट को क्रॉस करके ओपोजिशन की जो है वो मदद की गई है, तो इस तरह की बातें भी सामने आई है सर बैठक? इस तरह कोई बात नहीं, जनरल सामान्य बातें हुई है। संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन चल रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद हमारी नए दायित्व जो हमें मिलने जा रहे हैं, नई जिम्मेवारी के सबका जो हमें निर्वहन करना है, वो किस प्रकार से करना है। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी नौकरी में आरक्षण का मामला सामने आया है। आर्थिक और सामाजिक आधार पर अब नंबर दिए गए हैं। मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक करार दिया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक दिए जाते थे, जिसको अब असंवैधानिक करार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण को लेकर सरकारी नौकरी में आरक्षण का ये पूरा मामला है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक आधार पर नंबर दिए जाएंगे। मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। आपको बता दें कि 5 अंक दिए जाते थे और इसे अब असंवैधानिक करार दिया है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का यह पूरा मामला है। आर्थिक और सामाजिक आधार पर नंबर दिए जाते थे, 5 अंक दिए जाते थे, जिसमें मामले में हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक करार दिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण का ये पूरा मामला है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्थिक और सामाजिक आधार पर नंबर दिए जाते थे, जिस पर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है।
सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक करार दिया गया है। और आपको बता दें कि पहले 5 अंक दिए जाते थे, जिसे अब पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, आरक्षण के मामले में सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक देना असंवैधानिक करार दिया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भारी संख्या में गेस्ट टीचर मिले और गेस्ट टीचरों ने उनसे मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने मंत्री से अपनी अपील की है कि उन्हें अपने गृह जिलों में वापस लाया जाए। इसके बाद कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के निदेशक से बात की और गेस्ट टीचरों की उनके गृह जिलों में भेजने के आदेश दिए। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गेस्ट टीचर पिछले काफी समय से सरप्लस होने की वजह से अन्य जिलों में भेज दिए गए थे। पिछले दिनों भी भारी संख्या में टीचर दूसरे जिलों में चले गए, जिसके चलते यमुनानगर सहित अन्य जिलों में काफी पद खाली हो गए थे और अब इन्हीं पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं गेस्ट टीचरों ने मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून महीने में उनके तबादले वापस उन्हीं जिलों में हो जाएंगे। गेस्ट टीचरों ने यह भी बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों से सरप्लस होने के कारण वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते वह आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। देखिए, गेस्ट टीचर हैं जो हमारे यहाँ से काफी दूर दूर चले गए थे। वो एक नियमों की इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो रेगुलर टीचर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद गेस्ट टीचर को। तो उसमें काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसफर हुई उसमें काफी जो टीचर हमारे यहाँ से बदल के बाहर चले गए। तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की कि जल्दी वो मतलब जो गेस्ट हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ वो सारे के सारे आ जाएं तो हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो भी फिलअप हो जाएंगी सारी। और मैं समझता हूँ उनको भी उसका लाभ होगा। सर, पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से भी गेस्ट टीचर जो बाहर के जिलों में कार्यरत हैं पिछले 7 साल से आज मंत्री जी से मिलने आए थे, क्योंकि हम पिछले 7 साल से अपनी सेवाएं पंचकुला जिले में दे रहे हैं और हमारे जिले में पद नहीं थे। अब यहाँ से 2017 के जो टीचर्स थे लगे हुए, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और यहाँ हर गांव में लगभग 100 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है और हम लोग वहाँ पर सरप्लस हैं। वहाँ पर हमारी पोस्टें सरप्लस हो चुकी हैं। तो हम मंत्री जी से ये गुहार लगाने आए थे कि हमें अपने गृह जिले में वापस लाया जाए। हम अतिथि अध्यापकों को जो कि कम वेतन में काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर के जिलों में काम करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार के ऊपर यमुना से कम पानी देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। जवाहर यादव ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ ड्रामा करते हैं, वे सिर्फ हरियाणा के ऊपर कम पानी देने के आरोप लगाते हैं। पानी प्रकृति की देन है, जो पीछे से पानी आता है वही दिया जाता है, हरियाणा पानी नहीं बनाता। दिल्ली सरकार के ऊपर नरवाना ब्रिज के रखरखाव के 204 करोड़ रुपए हरियाणा के बकाए हैं, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। वहीं केजरीवाल यदि हरियाणा से पानी मांगते हैं तो राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत हरियाणा को पंजाब से पानी भी दिलवाएं। देखिए, केजरीवाल केवल ड्रामा करता है। हरियाणा कोई पानी बनाता तो है नहीं। हरियाणा में भी जो पानी आता है पीछे से आता है, जो दिल्ली का हिस्सा है। उसके बाद कोर्ट ने एक्स्ट्रा हिस्सा दे रखा है, वो सब मिलाकर अगर एक बूंद भी हरियाणा ने कहीं पानी कम किया हो तो वो बताए। केवल ये कहना कि दिल्ली पानी नहीं दे रहा, वो ये तो बताए कि इनको दिल्ली को पानी कितना मिलना चाहिए था और अब कितना मिल रहा है। उस आंकड़े पर वो व्यक्ति कभी बात नहीं करता। नरवाना ब्रांच जो कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उसका रखरखाव हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है। उस सिंचाई विभाग को उन्होंने 204 करोड़ रुपए दिल्ली ने देने हरियाणा के, वो पैसा हमारा वो देता नहीं है, केवल झूठ बोलने के लिए काम करता है। और दूसरा, पंजाब में तो पानी पीछे से आता है, उनको चाहिए SYL का पानी हरियाणा के लोगों को दिलाएं। हम इसके लिए केजरीवाल का धन्यवाद करने को तैयार हैं। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली ने पानी, हरियाणा ने पानी रोका है और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब उनकी क्या किरकिरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता चल जाएगा। जानबूझकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चुनावी स्टंट माना जाए सर। मैं ये कहता हूँ वो बताए ना, पहले एक फिगर रखे कि पहले दिल्ली को इतना पानी मिलता था और अब ये पानी कम कर दिया गया है, उसको ही नंबर तो बताएगा। और अच्छा है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जितना माननीय न्यायालय को मैं जानता हूँ,
वो हमेशा सत्य की बात करता है। अब उनको पता चल जाएगा कि कटौती की है या नहीं की है। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई कटौती नहीं हुई, क्योंकि जहां दिल्ली में पानी जाता है वहां हरियाणा और दिल्ली इनके अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी है जो इसको मॉनिटर करती है। हर एक घंटे में ये तय होता है कि कितना पानी गया। आज तक अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आंकड़े भी रखे थे 7 दिन के, जिसमें प्रतिदिन किस घंटे कितना पानी गया, एक बूंद उसमें कम नहीं थी। संयुक्त कमेटी है, दिल्ली के अधिकारी और हरियाणा के अधिकारी है। हर दिल्ली के अधिकारी नहीं कहते कि पानी कम मिल रहा है, केवल केजरीवाल और उनकी टीम कहती है, केवल अपनी गलतियों को छुपा नहीं पा रहा। वहां दिल्ली का जल बोर्ड 20,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। खबर सोनीपत से सामने आई है, जहां एक महिला से चेन छीनकर बाइक सवार फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक महिला मार्केट से घर लौट रही थी, तभी अचानक 2 बाइक सवार आए और गले से दिन दहाड़े सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गए। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आमजन मानस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान भी लगाया। वहीं पीड़ित महिला ने इस घटना को लेकर सिविल लाइन पुलिस थाना में शिकायत की और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। निकलना दुभर हो गया है हमारा। हमें किसी निजी काम से जाना हो, कुछ नहीं, हम कैसे जाए? हम सेफ नहीं है, सेफ्टी फील नहीं करते हैं बाहर निकलने पर। और पुलिस प्रशासन से यही गुहार है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाए और मेरी सोने की चेन जो है वो बरामद करे। सोनीपत कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के 3rd फ्लोर पर लगी थी और आग की चिंगारी उठते ही वहां मौजूद कर्मचारी बाहर निकल आए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के डायरेक्टर सुभाष गुप्ता बिजली निगम को पत्र लिखकर फैक्ट्रियों में लग रही आग को लेकर चिंता जताई है और उनकी जांच कर सुरक्षा पुख्ता करने की भी मांग की है। ये प्लॉट नंबर 51 है, फेज 5 सेक्टर 53 SIDC कुंडली में। अभी आग के कारणों की जांच कर रहे हैं, अभी पता नहीं लगा। आग पे काफी हद तक कंट्रोल है। 5-6 फायर ब्रिगेड लगी हुई है, सारा प्रशासन भी साथ में, पुलिस प्रशासन सारा मौके पर खड़ा है। और पूरी तरह से जब आग बुझ जाएगी ना, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद FSL टीम बुला के फिर कारणों का जांच करेंगे कि किस कारण से आग लगी है। सर, पब्लिक को हटाने का प्रयास हमारा पूरा प्रशासन साथ में यही खड़ा है, पूरा पुलिस स्टेशन कुंडली की सारी फोर्स खड़ी है। सर, किसी को चोट नहीं, अभी तक किसी चोट की कोई जानकारी नहीं है। अभी तक ये पता लगा पूरा प्लांट खाली है। अंबाला में भीषण गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। गर्मी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए टेलीकॉम विभाग ने फैसला लिया है कि ठंडे पानी की छबील लगाई जाएगी। बता दें कि अंबाला में पिछले काफी दिनों से दिन का तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलना है तो अपने आप को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें और पानी की बोतल अपने साथ रखें और समय समय पर तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। वहीं गर्मी से परेशान लोग छबील पर रुककर ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं और इसके लिए छबील लगा रहे हैं। लोगों को धन्यवाद भी कर रहे हैं और ठंडे मीठे पानी को पीकर लोग गर्मी से थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत गर्मी हो रही है। हम इधर मंडी में आए थे थोड़ा सब्जी लेने के लिए। बहुत गर्मी है, इन्होंने ठंडे पानी की सेवा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप जी ढक के रखो मुंह, इसलिए मैंने तो अभी पानी पीना इसलिए खुला रखा मुंह। ढक के रहो, बहुत गर्मी है, बच के रहो। हमने गर्मी को ध्यान में रखते हुए ये एक छबील लगाई है। हमारे पास पेंशनर आते रहते हैं तो उनको भी देखते हैं और जो राहगीर आ रहे हैं तो उनको भी ये हम पिला रहे हैं। ये प्रभु इच्छा तक है जी, हमने शुरुआत कर दी है। 1000 ग्लासेस तो मंगवाई हैं, उसके बाद और भी अगर जरूरत पड़ी तो और ही मंगवा लेंगे। बहुत गर्मी है, कल तो 52 के करीब टेम्परेचर पहुंचा हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है जी। इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए आपने, और ये बहुत अच्छा कार्य है। पब्लिक के बड़ी खुश होकर पी के जा रही है। अच्छा बढ़िया पानी आपका। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहे हो आप? हम तो जी बस ये पेड़ पौधे लगाने के लिए पानी पूनी प्याऊ लगाते हैं और क्या कर सकते हैं।
देश में बढ़ रही भयंकर गर्मी से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, तो वहीं बढ़ते तापमान की मार पशुओं और आवारा जानवरों को भी झेलनी पड़ रही है। इन दिनों पशुपालकों के सामने अपने पशुओं को बीमार होने से बचाने का बड़ा चैलेंज है। अंबाला में कई पशुपालकों ने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए कूलर तक लगा दिए हैं, तो कई किसान फोगर फुवारे लगाकर पशुओं को गर्मी और हीट वेव से बचाने में लगे हुए हैं। वहीं बढ़ते तापमान के बीच पशुओं के बीमार होने की संख्या भी बढ़ गई है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग पशुपालकों की जागरूक करने में लगा हुआ है, जिसे लेकर विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जो मौसम के अंदर बदलाव है, कई सालों से बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। आज जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर रहता है हर रोज तकरीबन, तो पशुओं के लिए और इंसान के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इंसान तो चलो एसी रूम के अंदर चला जाता है, परंतु पशु एक अनबोलता दाना ये बोल के तो सुना नहीं सकता। इसकी केयर हमने करनी है, और वो कैसे करनी है? सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना है, किसी भी तरीके से करें, चाहे 2-3 समय नहलाएं, और नहलाना हर समय तो उपलब्ध नहीं होता, परंतु हमने एक सिस्टम बनाया है फॉगर का, जिसको देसी भाषा में फुहारे कहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, फुहारे चलाने से तो अंदर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री हो जाता है। जैसा कि हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर हीट वेव के टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप के ही एनिमल्स हमारे पास जो हीट वेव से ग्रसित होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। हमारे पास शौक में एनिमल ज़्यादा आते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो मिल्क प्रोडक्शन है एनिमल का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, डिहाइड्रेशन के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्मॉल एनिमल की या इनकी बात करें तो हमारे पास वोमिटिंग डायरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मेनली अगर हम प्रोडक्टिव एनिमल्स की बात करें, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं प्रोडक्टिव एनिमल्स ज़्यादा रखते हैं, तो प्रोडक्टिव एनिमल्स में हम बात करें तो मेनली हमारे पास डायरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। प्रदेश भर में बढ़ रही गर्मी के कारण जहां आमजन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पशुओं पर भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। बढ़ते पारे के चलते दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर इसका असर पड़ा है। दुधारू पशु को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक जहां पंखे, कूलर और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं देसी नुस्खों से भी अपने पशुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। करनाल में डेयरी चलाने वाले पशुपालकों ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से उनके दूध उत्पादन में 30 से 40% की कमी आई है, और उन्हें अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पशुओं पे इस टाइम ये गर्मी की बहुत तगड़ी मार है। अगर पशु को ना 1 घंटा भी बच्चे की तरह ना देखेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अब भी इतनी देख रेख करते करते भी 40% दूध घट चुका है जी। और आजकल चारा भी कम हो जाता है, अगर थोड़ी मक्की आती है उसमें गर्मी होती है, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमने तो अपना ये सैलेज मंगाया हुआ है, सैलेज डाल रहे हैं, सरसों की खल डाल रहे हैं, पंखे लगा के दिन में 3-3 बार नहाते हैं, तब थोड़ा बहुत इनका रोकथाम होती है। डंगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की तरह ये रखने पड़ते हैं। गर्मी तो बहुत है जी, गर्मी के चक्कर में तो डंगर बहुत परेशान हो जाता है। सारा दिन पंखा लगा रखते हैं, फिर 2-3 बार नहवाना धोवाना, देख रेख बहुत बढ़िया करना, और परेशानी ज़्यादा बढ़ गया डंगरों को। अभी हमें भी डंगर लेके समय से घास या वो बहुत डंगर गर्मी की वजह से खा भी नहीं रही। अभी दूध का भी प्रॉब्लम पड़ गया है, 3-4 टाइम नहवाना होता है, देख रेख में ज़्यादा ये भी परेशानी है जी। दूध में कमी आ रही है जी। हाँ जी, जो दूध 14-15 किलो आ गई 10 किलो पे, 8 किलो पे आ गई गर्मी की वजह से। बहुत देखभाल करते हैं जी। गर्मी के मौसम को देखते हुए जैसे प्रकोप है, अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। पशुओं को एक तो हमें छायादार जगह पे रखें, और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को, और धूप में जाने से बचाया जाए उनको। और अंदर भी जब हम बांधते हैं तो एक ह्यूमिडिटी से बचाया जाए, इसको हम घोट भी बोलते हैं हम लोग, उस घोट से बचाया जाए, और डायरेक्ट लू से और धूप से बचाया जाना पशुओं को जरूरी है। दूसरा यह है, चारे का जो उनका टाइम है ठंडे मौसम में देने का कोशिश करें, गर्म मौसम में ना दें उनको, और चारा थोड़ा सा हल्का दिया जाए ताकि पचाने में उनको असुविधा ना हो कोई, क्योंकि इस वक्त चारा भी पका हुआ है। गर्मियों की छुट्टियां होते ही रेलवे ने कमर कस ली है और ट्रेनों के साथ ट्रेनों में
कोच बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। वहीं ट्रेनों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते रेलवे के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं तो कुछ ट्रेनें प्रपोजल के लिए गई है और ये भी अनाउंस जल्द ही की जाएंगी। इसके साथ ही गर्मियों को देखते हुए यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। यात्रियों को टिकट बुकिंग या फिर रिफंड में परेशानी न हो, उसके लिए डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था की गई है। ये हमारी अलग अलग स्तर की तैयारियां हैं। जैसे जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उसमें जिन ट्रेनों में कोच ऑगमेंटेशन फिजिबल है, उसमें हम कोचों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ ईस्ट बाउंड और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके लिए हम समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं, कुछ ट्रेनें अभी प्रपोजल गई हैं और वो भी अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अभी गर्मियों में जैसे स्टेशन पे पानी की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। साथ ही स्पेशल काउंटर्स जो हैं टिकटिंग के लिए, उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को टिकट बुकिंग में या रिफंड में, खास करके जनरल क्लास में, उसमें परेशानी ना हो, इसके लिए हमने वहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था करी। कुरुक्षेत्र डिपो की बस के ब्रेक फेल होने से बस चालक ने बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जानी नुकसान होने की सूचना नहीं है। बस में सवार लगभग 45 सवारियों में से 2 से 3 सवारियों को ही मामूली चोटें आई हैं। बस के चालक धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही वो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ के लिए बस को लेकर चले थे, उस समय बस के ब्रेक बिल्कुल ठीक थे और जैसे ही वो नेशनल हाईवे 44 पर गांव रतनगढ़ के पास पहुंचे तो बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद बस चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। तो चंडीगढ़ के लिए जैसे ही यहाँ शाहबाद के कट के आसपास पहुंचे तो आगे गाड़ी चल रही थी, मैंने ब्रेक लगाए, गाड़ी के ब्रेक मिस हो गए, गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं किए, बिल्कुल जीरो हो गए। तो गाड़ी के बचाव में मैंने साइड में गाड़ी को उतारना पड़ा सवारी, ताकि कोई नुकसान ना हो। सामने आगे टक्कर न लगे आपने? हाँ, सामने बस ये तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान जैसे साइड वगैरह गिरा है। कोई कितनी सवारियां थी इसमें? सवारी समथिंग सर होंगी कोई 40-45 के आसपास। किसी को कोई चोट नहीं, वैसे थोड़ी बहुत क्रोच वगैरह, वो कोई दिक्कत नहीं। सभी को अपने दूसरी बस रखवा करके आगे अपने गंतव्य भेज दिया गया। कौन सी डिपो की बस है ये? सर ये कुरुक्षेत्र डिपो की बस है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a